नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। हम लोग यहाँ पर 20 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान की किस कंपनी ने अपने ISS-A J1 उपग्रह को भारत के PSLV रॉकेट से लॉन्च करने के लिए घोषणा किया है। मतलब जापान ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि वो अपना रॉकेट लॉन्च करेगा किसके, भारत के जो PSLV है उससे। तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है एस्ट्रोस्केल। क्या नाम हो जाए कंपनी का? एस्ट्रोस्केल जापान की कंपनी है जो कि अभी रॉकेट लॉन्च करवाएगी किससे? तो PSLV से। तो जापान की अंतरिक्ष कंपनी है एस्ट्रोस्केल ने अभी हाल ही में अपने ISS-A J1 उपग्रह को भारत के PSLV रॉकेट से लॉन्च करने के लिए घोषणा किया अभी। ठीक है, बाकी कंपनी तो वही एस्ट्रोस्केल ही हो गया है, उपग्रह वही ISS-A J1 इन सीटू स्पेस सिचुएशनल, ठीक है, अवेयरनेस जापान 1, ये उपग्रह का नाम हो जाएगा तुम्हारा, इसका फुल फॉर्म। बाकी लॉन्च वाहन की बात करेंगे तो भारत का वही PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी में क्या हो जाएगा? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। कब लॉन्च करने का ये है टाइम डिसाइड हुआ है? 2027 में ये लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च पैड मतलब कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको पहले मैंने कई बार बता रखा है कि इसरो जो है अपने स्पेस जो लॉन्च करना होता है मिशन को, कहां से लॉन्च करता है जनरली? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, इसको आपको ध्यान रखना है। समझौते की बात करेंगे तो एस्ट्रोस्केल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो, ठीक है, इसकी वाणिज्यिक शाखा जिसका क्या नाम हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ यह समझौता किया है। बाकी इस मिशन से रिलेटेड कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करने वाला यह मिशन, ठीक है, यह उपग्रह कक्षा में मौजूद अंतरिक्ष मलबे का निरीक्षण करेगा। दूसरा, निरीक्षण और लक्षण वर्णन यानी मिशन के तहत 2 बड़े उपग्रह मलबों का निदान और निरीक्षण किया जाएगा। अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, यह मिशन अंतरिक्ष में वस्तुओं के व्यवहार को ट्रैक करने और समझने में भी मदद करेगा। तो मोटा मोटा आपको क्या जानना है कि अंतरिक्ष के मलबे की निगरानी करने के लिए जापान इसको लॉन्च कर रहा है। अब हम लोग रिवाइज करेंगे इसरो के कुछ मिशन के बारे में जो कि हाल फिलहाल में पिछले 6 से 7 महीने के अंदर लॉन्च किए गए हैं इसरो द्वारा। ठीक है, बाकी पहला इसमें हो जाएगा आपका, तो इसरो ने चंद्रयान 3 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो LBM 3rd M4। इसको हम लोग कई बार रिवाइज कर चुके हैं, अब तक आपको याद हो गया होगा। चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पे लैंड किया था, पहली बात तो ठीक है साउथ पोल पे लैंड किया था, ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया था। और अगर बात करेंगे उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति। क्या नाम रखा गया था? शिव शक्ति उस पॉइंट का नाम रखा गया था। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। इसरो ने भूटान का INS-2B सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C-54 से। इसरो ने सिंगापुर का टेलियोस 2 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C-55 से। इसरो ने सिंगापुर का ही DSSAR उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C-56 से। भारत का एक और इंपॉर्टेंट मिशन आदित्य 11 मिशन, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C-57 से। एक्सपोसैट मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C-58 से। प्रोबा 3rd मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-59 से लॉन्च किया गया था। और जो स्पेडेक्स मिशन है इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-60 से। नेक्स्ट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-08 मिशन, इसको किस रॉकेट से भारत ने लॉन्च किया था? तो SSLV D3 से। तो ये कुछ मिशन थे जो कि इसरो के द्वारा चर्चे में रहे थे, लॉन्च हुए थे अभी हाल फिलहाल में इसके बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। अब करेंगे हम लोग करंट अफेयर रिवीजन। तो हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो होप। मिशन का नाम क्या हो जाएगा? होप मिशन। हाल ही में साझेदारी के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देना थीम के साथ तुर्कमेनिस्तान में लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज के किस संस्करण की सम्मेलन हुई है अभी हाल ही में? तो यह इसका 3रा संस्करण था, इसको आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है आपका कोपेनहेगन। कौन रहा है? कोपेनहेगन पहले स्थान पर रहा। इसमें किस देश का शहर है कोपेनहेगन? तो डेनमार्क का। किसका है?
डेनमार्क का है, ये नंबर 1 पर रहा है। 10 मतलब सबसे खुशहाल जो है शहरों की सूची, अभी इसका इंडेक्स जारी हुआ है। 10 मतलब शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसमें से नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क का कोपेनहेगन। तो अभी अभी हाल ही में 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क का है शहर, ठीक है, 1039 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक जो होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वो अलग होता है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स होता है खुशहाली वाला, वो अलग होता है, इसको ध्यान रखें आप लोग। उसमें भारत की रैंक क्या है अगर बोलेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स में? हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118 पे है, और टॉप पे उसमें कौन रहा था? फर्स्ट पे फिनलैंड। कौन रहा था? फिनलैंड रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? द रैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ के हैप्पी सिटी इंडेक्स 25 द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, सी हम लोग टॉप 10 जो शहर इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उसकी बात करेंगे, तो पहला वही कोपेनहेगन है, सेकंड पे आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है, तीसरा आपका सिंगापुर हो जाएगा, और एशिया में अगर पूछे नंबर 1 पे कौन है तो यही सिंगापुर हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा? तो अरहुस हो जाएगा, ये भी डेनमार्क का ही है। पांचवा एंटवर्प हो जाएगा, जो कि बेल्जियम का है। छठा आपका सियोल है, दक्षिण कोरिया का। सातवां स्टॉकहोम है, स्वीडन का। आठवां ताइपे है, ताइवान का। नवा म्यूनिक है, जर्मनी का। और 10वां है रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। तो ये 10 के 10 हो गए। भारतीय शहरों की स्थिति की बात करेंगे तो टॉप 10 में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। वही बात यहाँ पर लिखा होगा कि ध्यान रखें कि यह हैप्पी सिटी इंडेक्स 25 या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आता है, इंडेक्स आता है, उससे अलग है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड सबसे खुशहाल देश था, नंबर 1 पे था, ठीक है। 118 पे भारत था। किस पे? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट है कि हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है केरल। कौन बना है? केरल बना है। हाल ही में किस वर्ष के लिए माल्टा देश को राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? 2027। कब के लिए? 2027। नेक्स्ट है कि हाल ही में 30 नंबर के बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में फेस ऑफ एशिया इस पुरस्कार से किस अभिनेत्री को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो हुमा कुरैशी को किया गया। फोटो में आपको दिख रही है हुमा कुरैशी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अच्छा, किस मूवी के लिए? तो बयां मूवी के लिए। तो यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है कि हाल ही में भारतीय अभिनेत्री जो है हुमा कुरैशी, इनको 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और इसमें फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म का नाम क्या हो जाएगा? बयां नाम है इस मूवी का, ठीक है। और फिल्म बयां की विशेषताओं की बात करेंगे तो यह राजस्थान की फिल्म है, ठीक है। फिल्म राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित है, उसके बैकग्राउंड पे। यह एक महिला जासूस जिसका नाम क्या रहता है? रूही, उसके पिता की इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसमें रूही को अपने करियर का पहला बड़ा केस सुलझाना होता है। बाकी फिल्म में हुमा के अलावा चंद्रचूड़ सिंह भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसका निर्देशन किसने किया था? विकास रंजन मिश्रा ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस के क्रेसीनीनी को ज्वालामुखी में कितने सालों बाद विस्फोट देखा गया? तो 600 सालों बाद। कितने बाद? 600 वर्ष, 600 साल बाद हुआ इसमें। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में कौन से युद्धपोत को शामिल किया गया है? तो हिमगिरी नाम है। क्या नाम हो जाएगा उसका? हिमगिरी इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और यूएसए ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस साझेदारी की घोषणा की है अभी हाल ही में? तो अटलांटिक साझेदारी। तो अमेरिका ने भी हाल ही में, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और यूके की तरफ से वहां के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं कीर स्टारमर, ठीक है, इन्होंने हाल ही में उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक व्यापक समझौते की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या रहता है? तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा यहाँ पर। बाकी इसमें उद्देश्यों की और बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होगा? तो उन्नत रिएक्टरों की तैनाती में तेजी आएगी इससे। इस समझौते का सबसे बड़ा लक्ष्य उन्नत परमाणु रिएक्टरों जैसे छोटे मॉड्यूल रिएक्टर, इस पे माइक्रो रिएक्टरों की तैनाती गति देना हो जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोनों देश परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग करके अपनी अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेंगे। रूसी ईंधन पर निर्भरता कम करना, मेन रीजन तो इसका यही है, ठीक है, कि रूसी ईंधन पर निर्भरता कम करना, क्योंकि आपको पता है रूस दुश्मन है यूएसए का, ठीक है। तो यह साझेदारी परमाणु ईंधन के लिए रूस पर निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है।
क्योंकि रूस के यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर थोड़ा डिपेंडेंसी कम होगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार बिहार में आयोजित होने वाले एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 25 का शुभंकर ये क्या रखा गया है? तो अशोक, सम्राट अशोक के ऊपर रखा गया कि आयोजन कहाँ पर हो रहा है? बिहार में। हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बनकबारा दीव, जखाऊ गुजरात और कराईकल पुडुचेरी में सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए भारत के साथ किसने सहयोग किया है? तो भारत का सहयोग कौन कर रहा है? तो FAO, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य और कृषि संगठन, जो कि किसका है? संयुक्त राष्ट्र का है। भारत और ये मिलकर भारत की 3 जगहों पर बना रहे हैं, बनकबारा दीव में, जखाऊ गुजरात और कराईकल पुडुचेरी में। तो अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ मिलकर सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट विकसित करने की पहल की है। ठीक है, भारत की तरफ से सहयोग करने वाले मंत्रालय की बात करेंगे तो वही आपका मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय हो जाएगा। कमेंट में छापिए वर्तमान में इसके मंत्री कौन है। पायलट परियोजना के शहरों की बात करेंगे हम लोग तो वही मैंने ऊपर बताया आप लोग को, दीव का बनकबारा है, गुजरात का जौखाव है और पुदुचेरी का कराईकल है। क्या उद्देश्य रहने वाला है ये सब जो हो रहा है? तो मछली पकड़ने के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना और पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना। ठीक है, डिजिटलाइज करना भी इसका मेन उद्देश्य है। तकनीक वही 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और स्वचालन जैसी स्मार्ट तकनीकों का उपयोग किया जाएगा यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर होगा। अगर पैसे की बात करेंगे इसमें कितना लगा है निवेश? 369.8 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया गया है, स्वीकृति मिली है। समर्थन कौन कर रहा था? यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत समर्थित है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं FAO के बारे में। फूड क्या हो जाएगा? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में। खाद्य और कृषि संगठन, आपको पता है यूएनओ का ही ब्रांच है ये। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। मुख्यालय जो है इसका रोम, इटली में मिलेगा आपको। लक्ष्य क्या है? तो भूखमरी को खत्म करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को नेतृत्व करना इसका लक्ष्य रहता है। वर्तमान में सदस्य देशों की बात करेंगे तो 195 इसमें सदस्य देश हैं, जिनमें 194 देश हैं और एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यूरोपियन संघ शामिल इसमें है, EU। ठीक है, अच्छा, यही जो FAO है, यही संस्थान विश्व खाद्य पुरस्कार भी प्रोवाइड करता है। तो 2025 वाला किसको मिला था? तो मरियांगेला हंगरिया को मिला था। किसको? मरियांगेला हंगरिया को मिला था, जो कि कहाँ की हैं? ब्राजील के रहने वाली हैं। हिचकी आ रहा, मुझे पानी पी लूँ ना। और जो पहला खाद्य पुरस्कार मिला था वो 1987 में मिला था। किसको? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में इन्हीं को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लगे हाथ, ये भी ध्यान रखें। तो यूएनओ का जिक्र आया तो उसका भी हम लोग जिक्र कर ही लेते हैं। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, कब स्थापना हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्या उद्देश्य था? तो शांति लाना इसका उद्देश्य था, मोटा मोटा देखा जाए। बाकी इसमें कई चीजें हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो मैनहट्टन आइलैंड, जो कि न्यूयॉर्क शहर है, ठीक है, अमेरिका में, वहां पर मिलेगा। वर्तमान में अगर हम लोग इसके मेंबर कंट्रियों की बात करेंगे 193 है, 193। बाकी लेटेस्ट वाले की बात करेंगे, साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान। अच्छा, इसके कुल 6 अंग हैं। ठीक है, एक अभी मतलब एक काम करना बंद कर दिया है, तो 5 पार्ट अभी वर्तमान में कह सकते हैं। तो एक तो आपका जनरल असेंबली हो गया, महासभा जिसे बोलते हैं हम लोग। इसे विश्व की संसद कहा जाता है। इसमें सभी 193 सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा आपका होता है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है इसकी। अच्छा, इसमें होते हैं 5 अस्थाई यानी परमानेंट मेंबर और 10 अस्थाई यानी नॉन परमानेंट। ठीक है, अस्थाई वालों की खास बात क्या है? उनके पास वीटो पावर होता है। क्या होता है? वीटो पावर। मतलब अगर किसी बात पे फैसला हो रहा है और इन 5 देश कौन कौन? चीन, फ्रांस,
रूस, यूके, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, इन पांचों में से अगर किसी ने भी ना बोल दिया तो वो चीन नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं यहाँ पर वीटो पावर। बाकी अस्थायी में क्या करेंगे, 10 देश हैं इसमें जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, हर 2 साल पे चुने जाते हैं। भारत भी कई बार चुना गया है उसमें। बाकी जो तीसरा अंग है इसका, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों की देखभाल करता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसका मुख्य, अच्छा एक ही मतलब जो यूएनओ का ही अंग है, ठीक है। बाकी सबका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन आइलैंड पे। बाकी एक जो है हेग, नीदरलैंड में, किसका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। इसको आपको ध्यान रखना है। यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का सुलझाता है। बाकी आपका सचिवालय, सेक्रेटरीट होता है, संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है, महासचिव इसके प्रमुख होते हैं। वर्तमान में कौन है अभी आगे देखेंगे। और न्यायिक परिषद यानी ट्रस्टशिप काउंसिल, इसने 1994 से अपना काम करना बंद कर दिया, निलंबित कर दिया गया इसको ध्यान रखें आप। अच्छा, इसमें जो यूएनओ में होती हैं भाषाएं कौन कौन सी, आप मतलब इसकी जो स्पेशल भाषाएं हैं, ठीक है, ऑफिशियल किसकी, तो यूएनओ की अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है और रूसी भाषा है और स्पेनिश भी है इसमें। बाकी महासचिव की वर्तमान की बात करेंगे तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। और संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। तो यहाँ पर हम लोग यूएनओ को भी यहाँ पर साथ में निपटा दिए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मैत्री वन पहल शुरुआत इसका कहां से किया है, तो गुरुग्राम से। गुरुग्राम, इसी का नाम गुड़गांव था पहले, दिल्ली एनसीआर में भी आता है, हरियाणा का है ये। हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस 25 वाला, ये कब मनाया गया है, तो 1 अगस्त को। अगला है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ एक पर हमला, दोनों पर हमला, रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ ये किया है समझौता, किसने, पाकिस्तान। तो हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक पर हमला, दोनों पर हमला, रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते का नाम क्या है, तो वही रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता है। कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि इन्होंने टाइप किया है नाटो की तरह। अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक करता है, पाकिस्तान हो गया और सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों लोग ये हैं, ठीक है। अगर इन दोनों पे किसी भी देश पे अटैक होता है, ठीक, कोई भी देश युद्ध करता है, तो ये दोनों मिलकर लड़ेंगे, मतलब एक पे अटैक, दोनों पे अटैक माना जाएगा, यही इसका मतलब है। हस्ताक्षर की बात करेंगे, 17 सितंबर को हुआ ये। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहाँ फोटो में दिख रहे हैं, ब्लैक वाले सूट में, ब्लैक वाले सूट में यहाँ दिख रहे हैं ये, ठीक है। बाकी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, आपको फोटो में दिख रहे हैं, रियाद में हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्य प्रावधान क्या है, समझौते के अनुसार पाकिस्तान या सऊदी अरब में किसी भी एक देश पर हमला होने पर उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह प्रावधान पश्चिमी देशों के संगठन नाटो के समान है। थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं सऊदी अरब और भारत जो है और पाकिस्तान के बीच में। तो सऊदी अरब और भारत के बीच जो व्यापार होता है, ठीक है, वित्तीय वर्ष के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच जो 1 साल का, लगभग जो है 1 साल का, ठीक है, यहाँ पर जो निकल के आता है कितने पैसे का यहाँ पे बिजनेस होता है, तो $41.88 बिलियन का होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच करेंगे तो 2022 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा लगभग 4.6 बिलियन, कह सकते हैं 4 बिलियन यहाँ से होता है और 41 बिलियन ये करता है भारत। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सऊदी अरब क्या करेगा, अपना बिजनेस देखेगा, ठीक है, इनसे 4 अरब का इसको फायदा नुकसान हो रहा है जो भी, और भारत के 41 बिलियन का हो रहा है, तो इसको ज्यादा बढ़ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोपा अमेरिका फेमिना 25 का खिताब किस देश ने जीत लिया है, तो इसको जीता है ब्राजील ने। किसने जीता है, ब्राजील देश ने जीत लिया है इसको। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत मंडपम में अभी हाल ही में किसने किया है, एस जयशंकर ने। किसने किया है, एस जयशंकर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार भारत में आयोजित 5वां विश्व सागौन सम्मेलन 2025 ये कहां पर शुरू हुआ है, तो केरल के कोच्चि में स्टार्ट हुआ है ये। ध्यान रखें, दुनिया में अगर बात करेंगे तो ये 5th वाला है, और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में पहली बार हो रहा है। तो आयोजन की बात करेंगे तो 5वां विश्व सागौन सम्मेलन, ठीक है, जो 17 से लेकर के 20 सितंबर 25 तक केरल के कोच्चि में आयोजित हो रहा है। भारत का पहला या पहली बार है कि भारत इस
प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। केरल वन अनुसंधान इसमें साथ दे रहा है। इंटरनेशनल टीक इंफॉर्मेशन नेटवर्क का विषय यानी थीम, विषय का मतलब क्या होता है? थीम। ठीक है, इसका थीम इंपॉर्टेंट रहेगा वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजारों और वातावरण के अनुरूप होना। ठीक है, उद्देश्य की बात करेंगे तो वैश्विक सागौन व्यापार, टिकाऊ वानिकी और सागौन से जुड़े सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना है। अनेक देशों की भागीदारी की बात करेंगे, इसमें 40 से अधिक देशों ने 350 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। अच्छा, अगर इसके पहले सम्मेलन की अगर हम लोग बात करेंगे 2011 में हुआ था कोस्टारिका में। नेक्स्ट है कि रामायण थीम के साथ बसोहली महोत्सव 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन ये कहां पर किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक को किसने लिखा है? आर कौशिक ने। किसने लिखा है? आर कौशिक ने लिखा है। इसको आपको ध्यान रखना है। और रोहित शर्मा जी के बारे में है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई दुर्घटना में किस भारतीय राज्य के बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग, ध्यान रखें जुबीन गर्ग बोल रहा हूं मैं, जुबीन नौटियाल नहीं है ये, जुबीन गर्ग का निधन हो गया है। ये असम के हैं। तो उनका निधन कब हुआ? 19 सितंबर को 2025 को सिंगापुर में 52 वर्ष की आयु में हुआ है। इनका अस्पताल भी ले जाया गया था, वहां पर इनकी डेथ हो गई है। अच्छा, यह स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, तभी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। बॉलीवुड में प्रसिद्धि की बात करेंगे तो इन्होंने लगभग कई भाषाओं में 35 से 40 भाषाओं में गाने गाए हैं। पर बॉलीवुड में इनका एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। वो गाना कौन सा था? 2006 में फिल्म आई थी गैंगस्टर, और गाने का नाम था या अली रहम वाली। ये गाना इनका काफी पॉपुलर हुआ था। इन्होंने और भी कई गाने गाए हैं, क्रिस मूवी में भी गाने इन्होंने गाए हैं। तो अनेक भाषाओं में योगदान है इनका। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ बाजार में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 5th नंबर पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन ये कौन बन गया है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन। कौन बन गया है? गोमती, अरे लिखा जाए भाई, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किस राज्य में किया गया है? मतलब पहले भी ये लॉन्च हुआ था, ये मिशन जो है, मतलब ये स्कीम जो लॉन्च हुआ था पहले ये 12 तक के बच्चों के लिए था, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। तो ये बिहार में हुआ है लॉन्च। तो पहले जो ये था 12th के बच्चों तक ही इसमें था, पैसा देने वाली बात थी। अब इसको स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए भी कर दिया गया। जैसे योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। घोषणा कब हुई है? तो 18 सितंबर को। किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जो कि बिहार के वर्तमान में है। योजना का विस्तार, यह योजना पहले केवल इंटरमीडिएट पास बेरोजगार युवाओं के लिए थी, अब इसे स्नातक पास युवाओं के लिए भी विस्तारित किया गया है। उद्देश्य की बात करेंगे तो बेरोजगार स्नातक युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान आर्थिक मदद देना, युवाओं को कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रोत्साहित करना, राज्यों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। ये नहीं मेरे समझ में आ रहा है, इससे रोजगार कैसे बढ़ेगा? किसी को 1000 रुपया महीना देने से रोजगार बढ़ जा रहा है, यहाँ पे इनका कहना है, देख लीजिए आप लोग। बाकी जो लोग इसमें भरना चाह रहे हैं, अगर बिहार के आप लोग हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी के लिए मैं बता देता हूँ आप लोग को। एग्जाम इसका कोई लेना देना नहीं है। आयु सीमा आपकी 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। बेरोजगार होने चाहिए, पढ़े लिखे बेरोजगार चाहिए इनको। शैक्षणिक योग्यता क्या है? कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं स्नातक डिग्री। देख रहे हैं आप लोग, मतलब पढ़े लिखे हैं। मतलब आपको अगर बेरोजगार भी होना चाहिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसी को देंगे लोग। बाकी अध्ययनरत नहीं है, मतलब पढ़ाई अब नहीं कर रहे हैं आप। आवेदक किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नहीं होने चाहिए, मतलब आपकी पढ़ाई कहीं पर नहीं हो रही हो। रोजगार नहीं, आवेदक किसी सरकारी, निजी या गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत ना होने चाहिए। ठीक है, ना ही स्वरोजगार में होने चाहिए। स्वरोजगार मतलब क्या होता है? अपना कोई दुकान खोल लिए या फिर कोई काम कर रहे हैं आप, तो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिहार का निवासी होना आवश्यक है। आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है। लाभ की बात करेंगे तो योग्य स्नातक युवाओं को 1000 प्रति माह का वित्तीय भत्ता दिया जाएगा। कब तक? 2 साल तक। यह भत्ता अधिकतम 2 वर्ष तक मिलेगा और 1000 रुपये महीने आपको दे करके रोजगार मिल रहा है बिहार में। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 9 पदक जीतकर पदक तालिका में किस नंबर पर रहा है? तो भारत रहा इसमें 3 नंबर पे। हाल ही में किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? झारखंड।
कहाँ के हैं? झारखंड। वर्तमान में कौन है आप बताइए। नेक्स्ट है कि अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन, इस थीम के साथ विश्व बांस यानी बैम्बो डे कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। सॉरी 16 नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 सितंबर को होता है। तो विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विषय क्या रहा इस बार का थीम? तो ही अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन, इसका थीम है। अच्छा, विश्व बांस संगठन 2009 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस के दौरान इस दिन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बांस के पर्यावरणीय, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना रहता है। अगला है कि हाल ही में किसानों की वित्तीय सहायता के लिए अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? अरे लिखा जाए भाई, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन सी संस्थान ने भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में स्टार्ट की है? तो इसको किया है AIFF और फीफा ने मिलकर। कमेंट में छापिए कि अभी हाल ही में जो क्रिकेट का दलीप ट्रॉफी होता है, अरे दिलीप नहीं, दलीप होगा, दलीप ट्रॉफी, ये किसने जीत लिया है? जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा? आज का वीडियो तो काफी लंबा हो गया है क्योंकि कंटेंट ज्यादा था। मैंने यूएनओ के बारे में पूरा बता दिया आप लोग को। बाकी हम लोग इसरो के मिशन के बारे में भी ढेर सारा रिवाइज कर लिए, तो कोई नहीं, देख लीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। बाकी मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।